it has been done in the universities that are worldwide very reputed. Thank you. थैंक यू वेदांत भाई। हम अपने एक इसी टॉपिक से जैसे क्योंकि हमने नेशनल लेवल पर जो मसला है नीट और नेट का उसके बारे में बात करी। हम फिर उसके बाद में एमयू की तरफ लौट कर आए। जैसे मैंने आपको फिर से बताता चलूँ, जैसे हमने शुरुआत की कि कौन लोग हैं जिनको दिक्कत हो रही है, अफेक्टेड हैं, फिर उसके बाद में कौन लोग हैं जिनको बेनिफिट हो रहा है, और फिर उसके बाद में किस तरीके से जो लोग बेनिफिट लेकर इलीगली इस सिस्टम में आ रहे हैं रिसर्च किया उसके बाद में फिर रिसर्च को तबाह कर रहे हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ आता है कि क्या हिंदुस्तान के अंदर, मैं अब सिर्फ एम की बात नहीं करूँगा क्योंकि इसके मुतालिक मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलर से रबता किया, उनके ख्यालात को जाना, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सुपरवाइज़र से भी हमने मतलब रबता किया, मैंने बजाते खुद भी रबता किया। तो एक सवाल ये आता है कि क्या सुपरवाइज़र और जो स्कॉलर है उनके दरमियान जो एक इत्तेहाद होता है कि भाई हम रिसर्च करेंगे मिलकर, वो एक टाइम में आकर क्यों डिस्टर्ब हो जाता है? क्या ऐसी वजह बनती है कि स्कॉलर्स ये सोचते हैं कि ये सुपरवाइज़र मेरी मेंटलिटी के नहीं है, या सुपरवाइज़र को लगता है कि ये स्कॉलर मेरे अगेंस्ट है? तो इन चीज़ों को हम मतलब उसके बाद में एक ये मोमेंट आता है कि स्कॉलर ये सोचता है कि चलिए छोड़िए, मैं नहीं कर रहा पीएचडी, मैं कहीं और से करूँगा या मैं करूँगा ही नहीं। तो ऐसी नौइयत, ऐसी सिचुएशन क्यों आती है कि जो स्कॉलर और टीचर जो एक टाइम पे एग्री करते हैं कि भाई हम मिलकर रिसर्च करेंगे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो प्रॉपर जेन्युइन तरीके से आ रहे हैं, जो रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, उनकी बारे में बात कर रहा हूँ। मैं अब उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो किसी अनफेयर मीन से आए थे। जो लोग जेन्युइनली, जो स्टूडेंट जेन्युइनली रिसर्च करना चाहते हैं, उनके सामने एक हर्डल ये भी आता है कि उनके सुपरवाइजर्स या उनके टीचर्स उनको उस तरीके से, जैसे ईजान भाई ने बताया कि मास्टर्स लेवल तक, कि वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक रिसर्च नहीं करने दे रहे या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें नहीं करने दे रहे, तो उसकी वजह से रिसर्च से लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, या डिसएग्री होते हैं। फिर अलग अलग मसले सामने आते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में भी अभी पिछले साल एक दो मसला मेरे पास खुद आया था कि स्टूडेंट और टीचर का एग्रीमेंट नहीं हो रहा था, नहीं बात बन रही थी, फेलोशिप रोक दी, ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो मैं इस सवाल पे अपने सीनियर हिरा आपा की तरफ जाऊंगा कि वो इस सवाल पे थोड़ी सी रोशनी डालें, इस बात पे कि ऐसी क्या वजूहत होती हैं कि सुपरवाइज़र शुरुआत में या पहले तो बहुत फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके बाद में फिर वो स्कॉलर्स को डिसोन करना या स्कॉलर्स को बोलना कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसी क्या वजूहत होती हैं? तो कमी स्कॉलर की साइड से होती है या टीचर की साइड से होती है या दोनों साइड से होती है? इस पर थोड़ी सी अगर आप रोशनी डालें तो बड़ी मेहरबानी होगी। Actually, to address this topic, I would say these things start when students are not allowed to work based on their terms and conditions. There is always an order from the supervisor, आप इतना कर सकते हो जितना हम आपको allow करते हैं. So इस टॉपिक को एड्रेस करने के लिए there should be some system कि इस ड्यूरेशन में इस बच्चे को इतना काम करना चाहिए. There should be a scrutiny after 6 months or whatsoever कि how much work has been done, कितना task accomplished हो चुका है. But now I have seen the supervisor is very questioned. तो आप क्या लगता है सुपरवाइजर के ऊपर पूरी अथॉरिटी आ जाती है कि जब वो चाहेंगे जितना वो चाहेंगे काम कराएंगे, जिस तरीके से वो चाहेंगे काम कराएंगे. Now it is the student, the scholar who is suffering. If the student cannot go and say to others, the student does not have a good equation with the supervisor, and things just don't very solve, things don't work out. The student is not able to proceed in his research, and the supervisor is being authoritative, is not allowing the student to work. तो यहाँ पे जो सुपरवाइजर को लेवरेज होता है, आप जिस तरीके से चाहे करें, either you are harassing the student, stopping the student, you are giving opportunities to the student, there is no time duration कि आपको इसमें objectives complete कराने हैं, तो फिर the entire power comes with the supervisor and it is the student who's left to suffer. तो ये सारी चीजें होती हैं which really need to be addressed by the department, by the chairperson of the department, by other members of the committee, and there should be a committee that should address the basic grievances of the research scholars and what they are going through. They should be aware whether the student is
is being allowed to work or whether the student is being mistreated. Then there is no one to listen, and finally the student decides to quit. And then definitely this is deteriorating the entire research of the institution. If it's a student who is willing enough, who is hardworking, who is dedicated, and wants to do good research, decides to quit, now imagine what's going to happen. Ultimately, we are struggling with students who promote and appreciate cheating. एक बंदा जो cheating से आ रहा है, lacks the basic skills, lacks dedication, lacks determination to work hard. Do you expect such student जो कि entrance is the main key कि आप आगे इस subject में क्या करोगे? आप जो basic test को हम cheat करके आ रहे हैं, is the student going to face small hurdles? जाओ उसको मेहनत करनी है, नहीं उसको वो skill और dedication है ही नहीं, तो वो कैसे मेहनत करेगा? Now what sort of result this student who has entered to cheating going to produce? Or is he at all going to benefit the institution in terms of result and the entire nation? So ultimately the quality of research is being deteriorated. जो hardworking students who want to work are suppressed, are not allowed to work, and there is nobody who has them. And ultimately they quit. Now the opportunity is left to the student who is willing enough to cheat and enter. So the entire research system is going to crash down. आपा मैं बस इस सवाल के साथ में एक और बात जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि जो ज़्यादती या जो तसादुम कायम होता है उस्ताद और तालिब इल्म के बीच में, तो क्या वो मेल और फीमेल के मुतालिक, क्योंकि मेरा सवाल अगला यही था कि जिस तरीके से हमारे भाई जो हमारे साथी हैं, सीनियर्स हैं या दूसरे डिपार्टमेंट से हमारे लोग हैं, जो मसाइल को देखते हैं या उनके सामने जो मसाइल दरपेश होते हैं, क्या फ़ीमेल रिसर्च स्कॉलर ख़ुसूसी तौर पे AMU और इन जनरल अगर हम बात करें पूरे इंडिया में, तो क्या फ़ीमेल रिसर्च स्कॉलर के साथ में ज़्यादा ज़्यादती होती है, या क्योंकि कुछ लड़कों का साथ में, मतलब अगर हम कहें कि नौजवान लड़के ये बोलते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो गर्ल्स को ज़्यादा फेवर करते हैं या फीमेल स्कॉलर को ज़्यादा फेवर किया जाता है बजाय मेल स्कॉलर के, तो क्या ये वाकई में बात सही है, या फिर इसका बरक्स है कि फ़ीमेल को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है या मेल को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है? This is very difficult for me to respond to this, but I would like to talk to this topic at length. Then you have to understand the mentality of the supervisor. See, it starts from the supervisor. Sometimes the supervisor are very cooperative. Definitely there come across supervisors who are very calm and cooperative, supporting the students irrespective of their gender and irrespective of the gender of the supervisor. But then comes the supervisors who are very authoritative. I have even come across supervisors who clearly state that girls are worth nothing, which is a very derogatory remark against the researchers of this university. Up here, boys. I have seen the boys, they know how to answer that. They can just go and fight and answer, but girls, they're submissive. Not all the girls, they are afraid, they are submissive, then they have a lot of pressure from the family, from the society. A girl has many issues she is struggling with. Then there's no one to support her, there's no one to listen to her. Ultimately, what happens? She's not able to take stand for herself, she is suffering, she is going through a lot, and either she quits or she just continues with that treatment that has been imposed on her. So, yeah, I can say that I would not incline to either the male supervisors or the female supervisors, but I say yes, this thing is happening, this is existing, and this needs to be addressed. बहुत शुक्रिया आपा। मैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो चूँकि हमारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और ख़ुसूसी तौर पे उन तालिब इल्म से जो अभी फ़िलहाल UGC नेट का इम्तहान की तैयारी की थी और उन्होंने इम्तहान दिया था। आकिब भाई, मेरा सवाल ये है कि जो अभी फरमान जारी किया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप हॉस्टल को खाली कर दीजिए, तमाम स्टूडेंट को खाली करना होगा, चाहे स्कॉलर हो या कोई भी हो, हम जो है सिक्योरिटी पर्पस की बेसिस पे इसको खाली करवा रहे हैं, इलीगल स्टूडेंट्स को यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो क्या वाकई में ये स्टेप स्टूडेंट के फेवर के लिए था, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए था? क्या इससे वाकई में उतना बेनिफिट हुआ या नुकसान ज़्यादा हो गया स्टूडेंट का? जो इम्तहान की स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे, जिस रिसर्च पे वो फोकस थे, उनको मूवमेंट, उनकी शिफ्टिंग, क्या उस रिसर्च में चेंज डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ?
इन सारी बातों पे अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें या अपने ख्याल का इजहार करें तो बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, अगर आप यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदार हैं और आपको ये नहीं मालूम है कि किस रूम में कौन इलीगल रह रहा है, तो ये आपकी नाकामी है। रिसर्च स्कॉलर जो होते हैं उनके रूम सबको पता होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम होता है कितने रिसर्च स्कॉलर हैं, कौन-कौन से रूम में लोग हैं उनको। और जो तैयारी कर रहे होते हैं, जो ड्रॉप करके तैयारी करते हैं, उनका भी पता होता है। तो हॉस्टल खाली नहीं कराया उन लोगों ने, खालिस उन लोगों ने आरसीए, जहाँ पे बच्चे यूपीएससी, पीसीएस इनकी तैयारी करते हैं, आरसी का हॉस्टल भी विकेट करा दिया उन लोगों ने। और अब आ जाते हैं रिसर्च स्कॉलर पर। रिसर्च स्कॉलर की कभी वैकेशंस नहीं होती हैं, पूरा साल तैयारी करते हैं, नेट जेआरएफ की भी तैयारी करते हैं और अपना रिसर्च के पेपर पब्लिश करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इन लोगों ने फोर्सफुली को घर भेज दिया, क्यों भेजा इन लोगों ने घर? जब एक सिस्टम इस तरह से डेवलप हो रहा है कि वहाँ पर ऐसे रिसर्च स्कॉलर आ रहे हैं जो फेडरलिज्म के तहत आ रहे हैं, जो अनफेयर मीन्स के तहत आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे लोग रिसर्च को प्रमोट करना चाहेंगे? उन लोगों ने यूनिवर्सिटी खाली करा दी, उन लोगों ने एक अचीवमेंट हासिल किया है कि हम रिसर्च जितनी खराब हो रही थी, यहाँ पर कॉम्पिटिशन चल रहा है, कौन ज्यादा यूनिवर्सिटी की रिसर्च को खराब करे। अब मैं आपको 2018 में लेकर चलता हूँ। 2018 का इंसिडेंट इसलिए कि वो मैं मेरे आंखों देखा इंसिडेंट था। 2018 में मैं मास कॉम का एंट्रेंस था, उस दिन मैं पेपर दे रहा था वहाँ पर, तो वहाँ पर खुलेआम चीटिंग चल रही थी, मोबाइल से लोग पेपर कर रहे थे। अब वहाँ पे जो टीचर्स थे वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे उन लोगों को, मैं वहाँ पर खड़ा हुआ, मैंने बोला कि सर ये क्या हो रहा है? उन्होंने मतलब अरे नहीं ये नहीं, तो जब दाखिला लगा के मैं बोल रहा हूँ तो कुछ लोग बाहर जाने लगे, बाहर जाकर मोबाइल में देख रहे थे, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि मैंने तैयारी की थी और मुझे लगता था कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा एग्जाम। जब मैं देख रहा सब लोग चीटिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कंपटीशन कहाँ रहेगा फिर? तो मैंने उसका 2018 का मेरे पास में अभी पब्लिक डोमेन में लेटर है, जो हम 11 कोर्ट मेंबर्स थे, उन्होंने वाइस चांसलर को जाकर शिकायत की, कहा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो है आप प्रूफ लेकर आइए। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, आप फुटेज निकलवा लीजिए, पता चल जाएगा आपको, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ये 2018 की बात है, तो आपको लग रहा है 2018 में चीज शुरू हुई, 2024 आ गया, लेकिन जो है ये चीजें उसी तरह से चलती रहेंगी। ये खालिस पीएचडी के लिए नहीं हो रहा, ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें भी ये सब चीजें हो रही हैं। और जो आपका हॉस्टल खाली कराने वाला इशू आ रहा है, सब बच्चों ने मतलब इस पर जो है कहा कि हम नहीं जाना चाहते, हमारा रिसर्च का काम है, सुपरवाइजर बहुत से मना कर रहे थे कि आप अपना काम कीजिए। कुछ लोग मेरा खुद का कोर्स का एग्जाम है, मैं किसी के लिए क्या मैं अपना ही एग्जाम दे देता हूँ, तो अभी जुलाई में होगा, उसकी तैयारी करनी थी। फोर्सफुली वो घर पर भेज रहे हैं, सुपरवाइजर कह रहे हैं कि आपको ये काम करना है, तो क्या दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसको हो रहा है बीच में? स्टूडेंट। और आप घर भेज देंगे 1 महीने के लिए, तो मतलब कहते हैं ना कम्युनिकेशन खत्म हो गया, इंसान घर पर जाएगा, काम रिसर्च का काम करेगा, आप लाइब्रेरी की एक्सेस है, बुक्स है, सारी चीजें हैं, तो इस तरह से रिसर्च खराब की जाएगी और पूरा प्लान करके किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक से हो गया है। उन लोगों को ऐसा लगता है, उनको टास्क दिया गया है उन लोगों को कि आपको यूनिवर्सिटी की रिसर्च खराब करनी है, इसका आपको इनाम दिया जाएगा, बहुत से लोगों को इनाम मिल भी गया है। तो ये सब चीजें जो है आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, बस यही कहना चाहूँगा। हमने जो अभी सारी बातें की उसमें मसाइल तो थे ही थे और उसकी शिकायतें कह लें कि हमारी शिकायतें थी। मैं अब सारे जो मेरे मेम्बरान हैं पैनल में, मैं सभी लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो एक पॉजिटिव पॉइंट कहें कि किस तरीके से हम अपने इन मसाइल को दूर कर सकते हैं। आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि एक ऐसा पॉइंट आप अपनी तरफ से शेयर करें कि जो मसले हमारे सामने दरपेश हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पर हों, चाहे वो अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पर हों, हम उनको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, क्या तरीका हम इख्तियार करें, क्या हम ऐसा एक्टिविटी करें, काम करें जिससे हमारी कौम को, हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारे मुल्क को ये जो अजाब है इस अजाब से बचाया जाए, हमारे मुल्क की, हमारी यूनिवर्सिटी की ग्रोथ हो, हमारे मुल्क की, हमारी यूनिवर्सिटी की रिसर्च की ग्रोथ हो, हमारे यहाँ पे ऐसे रिसर्चर्स पैदा हो जो वर्ल्ड वाइड नाउन हो, जहाँ पे जो इस हिंदुस्तान के ज़रिए से बाकी दुनिया को दुनिया में कंट्रीब्यूट कर सकें। ऐसे कुछ सब मशवरे अगर आपके पास मौजूद हैं, मैं कहूँगा कि आप सभी लोग मशवरा शेयर करें। मैं सबसे पहले अरीफ भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना एक पॉइंट किस तरीके से हम इसको बेहतर बना सकते हैं अपने इदारा और खुसूसी तौर पे और आवामी तौर पे हिंदुस्तान को कैसे बेहतर किया जा सकता है रिसर्च के मुताबिक। Yeah, so I guess
I would first like to speak in the context of recent developments. So recently we see that a bill has been passed about public examination or such a preventive measure. But we see that the law itself, when it would be in practice, it is not preventive in nature. It is penalizing in nature. So solution is not to criminalize it. It is not to penalize uh, anyone. There should be a mechanism, a holistic mechanism जो prevent ही करे from the get go. ये पूरा जो system है उसको. I don't think that particular law or the particular bill that has been passed it has potential. Coming to the universities level, the scrutiny should have been at all levels. हमें सिर्फ एजुकेशनल जो एंट्रेंस है वो हमारे पास अभी एक स्क्रूटिनी का पॉइंट है बट वी शुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीवन एवरी स्टूडेंट एट ऑल पॉइंट्स अब उसके लिए वी कैन हैव अ लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल जहाँ पर उन लोग anyone who is a researcher they have to prove that they are capable of researching because research itself is not something जो masters or graduation की तरह पढ़ाई होती है the purpose of research is very different और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि exactly what research and scholarship means तब तक हमारा जो पूरा सिस्टम है the students हैं और उन लोगों का जो kind of psychology है the psychology by which they get into this scholarship and this research studies. This has to be changed. Scrutiny should be at all points, or I think separate reward system should be made at university as well as at departmental level. शुक्रिया इज़ान भाई, आप किस तरीके से हम जो मसाइल हमने हमारे सामने हैं या जो शिकायतें अभी हमने सुनी और आपने शेयर की उसको किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, कोई एक ऐसा पॉजिटिव पॉइंट इस तरह करें? At the level of university, I believe that it is much more important to talk about it and encourage research in the context of interest, not in context of entrance. So I believe that as much as we can talk about the problems and we can question the authorities, and at the same time, we opt for research not to get money. We opt for research not to get into the system so that we can further corrupt the system to get some authority. Of course, people do that. We should not be one of those, and whoever among our peers is doing that, we should question them and we should try to be the best version of ourselves actually. And keep on questioning the authority in whatever the best way possible. You can use legal methods. One thing that is coming up in my mind is to teach yourself about legalities as much as possible. Like Alibai said that the bill that has been passed is penalizing, not preventative. See, this should not be known just by a person who is a student of political science. It should be known by every other research scholar or every other aspirant in academia. So teach yourself about legalities, teach yourself about RTIs, and obviously these things are not perfect. Many RTIs that are filed are just go to waste, and like you said, they are making some things that are going to just be useless in the foreseeable future. But still, अगर हम लोग वो चीजें जो अभी सिस्टम में मौजूद हैं, जो अच्छी हैं, उनको यूज करें तो हो सकता है कि आगे हम लोग और भी बेहतरी कर सकते हैं. थैंक यू. हेरा आपा सवाल सेम है कि हम क्या ऐसे स्टेप्स लें, कौन से ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हम अपनी इस इंटीग्रिटी को, इस रिसर्च को महफूज कर सकते हैं. जी, I would say that there is a desperate need to restart and reboot the education system, and the answer to all this is proper check, vigilance, and fairness. We have to be very vigilant how the exams are being conducted,
how the appointments are being made. So it doesn't start from the level of the student. It starts from the higher levels. So those levels are also needed to be checked. There has to be the fairness everywhere in the way exams are being conducted, in the way appointments are being done, and then coming to the most important point that we need to be very vigilant about how education is being imparted to the students. If proper education is imparted to the students where they get the necessary information that they need and they're being worked hard upon, then this need of cheating and unfair needs doesn't arise. So this is basically going to restrict this entire propaganda where students are encouraged to go by unfair means. So there has to be a very fair system where education is being imparted and how the persons who are imparting the education are appointed. थैंक यू। आसिफ भाई, आप सवाल सेम है, मैं आपसे चाहूँगा कि इस पर थोड़ी वजाहत करें कि हम क्या स्टेप्स हैं, क्या अक़दाम हैं जो हमें लेने चाहिए इस रिसर्च को महफूज करने के लिए, इस इदारे को महफूज करने के लिए, हिंदुस्तान को इंटरनेशनल लीडर बनाने के लिए, जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेशन ग्लोबली फील करा सकें। यू आर नॉट ऑडिबल, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। मैं बहुत सिंपल सॉल्यूशन में बिलीव करता हूँ और वही मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं। कहते हैं ना कि हमें कोई देख रहा होता है तो हम घबरा जाते हैं कि कोई चोर होता है, सबसे ज्यादा किस चीज से घबराता है? अरे सीसीटीवी में कहीं उसकी शक्ल ना आ जाए तो क्या करता है, हेलमेट लगा लेता है या मास्क से कवर करने लगा अपने फेस। आप सीसीटीवी कैमरे लगाए जहाँ पर मेंटेनेंस हो रहा है और उसका एक्सेस पब्लिक को दे दीजिए। पब्लिक बहुत सारी बैठी है, देख रही है अपना कौन चीटिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। तुरंत सोशल मीडिया चलाती है, 2 घंटे 3 घंटे का एग्जाम का लाइव एक्सेस भी देख सकती हो, देख लेंगे। दूसरा क्या करिए, आप जब इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू में आप उसको लाइव कर दीजिए सीसीटीवी के थ्रू, ठीक है। आपको पता चल जाएगा जो रिसर्च प्रपोजल देकर बच्चा आया होगा ना तो वो अपना रिसर्च प्रपोजल पढ़ पा रहा होगा और ना ही वो बता रहा हो कहना क्या चाहता है, उसके रिसर्च प्रपोजल का मतलब क्या है। और जब आप देखेंगे उसको 20 नंबर में मिल रहा है तो आपका गुस्सा घर पे बैठ के आप बातें नहीं करेंगे, आप जाके उन टीचर्स की जो है मालूम करेंगे कि आपने किस बेस पर इनको इतने मार्क्स दिए। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि जो पेपर बनाया जाता है, मैं यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट कीजिए। वो आपका वो मैं सरकार में तो नहीं जो मैं कर रहा हूँ उस चीज को मैं एक सजेशन दे रहा हूँ क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अलीगढ़ मॉडल बता रहा हूँ आपको। एक टीचर होता है जो पेपर अटेंडेंस का बनता है, किसी टीचर के 5 क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं, किसी के 10 होते हैं, उसको पता नहीं होता जैसे टीचर क्लास में बताते हैं या उनको नहीं पता होता किसके क्वेश्चन सिलेक्ट होंगे। यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है काफी ज्यादा टीचर है, 3-4 हजार होंगे समथिंग, और मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं मालूम है, कभी कोई बात नहीं करें। तो आप एक टीचर से एक क्वेश्चन लीजिए, आपको 10-20 क्वेश्चन देने की जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन लिया और उसके बाद में अगर किसी के पास पेपर जाता है तो समझ लीजिए जो सबसे ऊपर अथॉरिटी पर बैठा है उसने पेपर लीक किया है। एक क्वेश्चन देने के सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर किसी ने टीचर को बता दिया, और वो कौन 80 टीचर होंगे जो 80 क्वेश्चन बनाएंगे रिसर्च के और आपके सब्जेक्ट के, किसी को नहीं मालूम होगा। तो होगा ऊपर से होगा लाइव एक्सेस दीजिए, लाइव डालिए पब्लिक में, फेसबुक पे, सब जगह आप लाइव कर दीजिए तो इंशाल्लाह उससे चीजें रुक जाएगी। ये मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है। बाकी आपने वही बात की जिस चीज़ पे सवाल है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है और उसी की वजह है कि लोग मनमानी कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, एमयू लेवल पर हो या इंडिया लेवल पर हो। ट्रांसपेरेंसी ना होना एक वन ऑफ द फैक्टर है जिसकी वजह से हाँ जो चीज़ें छिपाई जा सकती हैं वो छिपाई जा रही हैं। तो आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस यहाँ पे एक बात ऐड कर दूँ कि आप लोगों ने मसाइल का हल जो बताया बखूबी इम्प्लीमेंटेबल है, क्योंकि जैसे आकिब भाई ने कहा कि हम और आप तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी वो है जो ईज़ान भाई ने कहा कि हमें पब्लिक डोमेन में इन बातों को आम करना होगा, लोगों के दरमियान ये बातें पहुँचानी होंगी और हमारा काम यही है। जैसा कि सिडन्स डिबेटिंग क्लब का मकसद था कि लोगों को अवेयर करना, जो मसाइल हैं दुनिया में, ख़ुसूसी तौर पे अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, उन मसाइल को मंजर आम पर लेकर आना, उनके ऊपर गुफ्तगू करना, बहस करना
और उन बहस के ज़रिए से एक बेहतरीन सा रिज़ल्ट, एक कंक्लूजन, एक हल पब्लिक को देना। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के हम इस पैनल डिस्कशन के अंदर हमने वो हल, वो कंक्लूजन यहाँ पे जनरेट किया है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ जो आप सब लोगों ने बात शेयर की। एक बहुत अहम जो चीज़ होती है वो होती है सदाकत, ईमानदारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर अमीन और सादिक पहला अल्फाज उनके कानों में जाता है। अगर हम और आप उस शख्सियत की पैरवी करें और उसका दावा करें कि हम अमीन और सादिक को मानने वाले हैं, हम अमीन और सादिक की पैरवी करने वाले हैं, हम अमीन और सादिक के ऊपर जान निसार करने वाले हैं, तो हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं कि हम किसी भी अमल में इस ऐसे काम को, ऐसी चीज़ को, ऐसे तरीके को इख्तियार करें जो उसकी गवाही ना देता हो। तो अगर हम तलबा के दरमियान फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द हाई स्कूल और उससे पहले अगर स्टूडेंट के दरमियान एक चीटिंग का या जो गलत ज़राए हैं उनके ख़िलाफ़ अगर हम कुछ बात कहें या उनको समझाएं कि आप कितनी भी उरूज पर पहुंच जाएं, लेकिन अगर आपने इख्तियार जो किया है रास्ता वो गलत इख्तियार किया है तो वो आपकी कामयाबी नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं एक जलालत का, रुसवाई का ज़रिया बने। अगर ये चीज़ हम अपने स्टूडेंट के दरमियान, अपने तलबा के दरमियान, अपने बच्चों के दरमियान पहुंचा देते हैं तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा इफ़ेक्ट होगा। हालांकि काफ़ी देर बाद होगा, टाइम टेकिंग है, लेकिन इसके ज़रिए से जो चीज़ें होंगी तो फिर हमें ना CCTV की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें करप्ट लोग जो पेपर लेके बैठे होंगे वो बेचारे खाली बैठे रह जाएंगे क्योंकि स्टूडेंट ही लेने वाला पसंद नहीं कर रहा है। तो सवाल वहीं पे आ जाता है कि इसमें ज़िम्मेदार तालिब इल्म भी हैं जो आसान रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, वो ग्रीडी लोग भी हैं जिनको दौलत से मतलब है और वो दौलत कमाना चाहते हैं, चाहे उसके अंदर दूसरे इंसान के हक मारा जा रहा हो, चाहे उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही हो, उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप तमाम हजरात का, तमाम साथियों का, हमारे सीनियर्स आकिब भाई, हिरा आपा और हमारे जूनियर्स इज़ान, अरीब अहमद, इन सब आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया सिडन्स डिबेटिंग क्लब के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्लब सर सैयद अलैहिर्रहमा ने 1884 में कायम किया था और इसका मकसद ये था कि वो नौजवानों के दरमियान ऐसे बाहौसला और बाइल्म शख्सियत तैयार करें जो अपनी बात को, हक़ को बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत महज़्ज़ब तरीके से मंजरियाम पे लेके आएँ, लोगों को बताएं कि सही क्या है, गलत क्या है। जो चीज़ गलत है उसको अलल ऐलान कहें, जो सही है उसको भी अलल ऐलान कहें। और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 से सिडन्स डिबेटिंग क्लब को फिर से मंजरियाम पे लाया गया है, इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर लाया जा रहा है। आपका आने का शुक्रिया। और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी बात को, जो हक़ है उसको मंजरियाम पर लेकर आइए, बात को कहिए। जब तक आप बात को नहीं कहेंगे, अपनी शिकायत दर्ज नहीं कर देंगे, लोग जो मफाद परस्त हैं वो मफाद उठाते रहेंगे, मफाद लेते रहेंगे, आपकी बात दबी की दबी रह जाएगी। बहुत सारे स्कॉलर्स इस यूनिवर्सिटी से छोड़ के जा चुके, बहुत सारे स्कॉलर्स ने PhD अपने दबाव में दब के खामोशी से अजियतों को बर्दाश्त करते हुए की, क्योंकि उनको अपनी घर में, उनको अपनी फैमिली संवारनी थी, उनको अपने घर वालों का ख्याल आ जाता था, इसलिए उन्होंने खामोशी से अपनी PhD को कंप्लीट किया। मैं तमाम स्कॉलर्स को, तमाम स्टूडेंट के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सबसे अपील करता हूँ कि आप अगर किसी चीज़ को गलत देखें, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, अगर आप किसी चीज़ को गलत को देख रहे हैं तो उसको गलत कहिए। अगर आपको उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं तो आवाज़ उठाइए, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख कर कहिए, नहीं है तो कम से कम उसके साथ में उसको सपोर्ट मत कीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।